आज हम लोग ICSE क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो पूरा हिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1934, इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री बुक का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लेंथीएस्ट चैप्टर है। अब देखो, नेशनल मूवमेंट 1919 से 1934, ये एक अलग फेज था नेशनल मूवमेंट का। इस फेज को हम लोग गांधीयन एरा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में महात्मा गांधी जो थे नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट कर रहे थे, लीड कर रहे थे, चला रहे थे। समझ में आया? और इसी दौरान नेशनल मूवमेंट जो है अपना पीक पे पहुंच गया था। मतलब अब हम लोग को लगने लगा था कि फ्रीडम मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी के अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। उनका पूरा नाम क्या है, किसी को पता है? मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम है। उनका बर्थ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, उनके फादर जो थे दीवान थे, मतलब तो गांधी जी जो है, इनको हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं ना। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हम लोग के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का समरी। गांधी जी अपना लॉ के पढ़ाई करके वो चले गए थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए और उनका एक बहुत अच्छा नाम बन गया था ऑलरेडी। ठीक है, उनका ऑलरेडी नाम बन गया था एक। तो बाय द टाइम वो इंडिया आए तो लोग उनको ठीक ठाक जानते थे। गांधी जी का जो पॉलिटिकल फादर है, मतलब गांधी जी को जो पॉलिटिक्स में लाए, ट्रेंड किए, उनका नाम क्या था पता है? बताए हम तुम लोग को, प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़े। हु इज़ द पॉलिटिकल फादर ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। ये सब तो इंट्रोडक्शन। अब मेन पार्ट में आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हम लोग का जो सिलेबस में है, तुम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट मिला रहे हैं, उसके बाद जो सिलेबस क्या है उसको पढ़ा रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी स्टार्ट किए। अब महात्मा गांधी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे 1920 में, उसका कुछ कॉजेज था, कुछ उसका रीजंस था। सबसे पहला रीजन था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट क्या था ना, देखो ध्यान से समझो। इसको बोला जाता था ब्लैक एक्ट। क्यों? इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे किसी को भी विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी वारंट पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। इस एक्ट को बोला जाता था रॉलेट एक्ट। अब इसके आगे लोग यूनाइट हो गए, भाई ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, तब तो गवर्नमेंट जिसको भी चाहेगा पकड़ के डाल देगा। इस एक्ट में था नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। मतलब तुम कोई अपील नहीं कर सकते हो, कोई तुम्हारा वकील नहीं रह सकते और तुम कोई प्रूफ नहीं दे सकते हो। इसीलिए गांधी जी इसको बोले ब्लैक एक्ट, बोले कि ये तो बहुत गलत है। और इस एक्ट में एक और प्रोविजन था, पुलिस जो जगह चाहे सर्च कर सकता है विदाउट वारंट। पुलिस को तुम्हारा घर सर्च करना है, घुस के सर्च कर लेगा वारंट के बिना। समझ में आए? वारंट के बिना। तो इसीलिए इस एक्ट को क्या बोला गया है? ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन था किस चीज का? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जो थे सत्याग्रह भी किए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वो था जलियनवाला बाग ट्रेजेडी। ये हम लोग कहीं ना कहीं सुने हैं, जलियनवाला बाग ट्रेजेडी मूवी में सुने हैं, न्यूज़ में सुने हैं। जलियनवाला बाग जो है ये अमृतसर पंजाब में है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ना लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तो दो लीडर रहता है, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये लोग को क्या किया जाता है ना, अमृतसर से डिपोर्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो झमेला स्टार्ट हो गया। अब झमेला स्टार्ट होने के बाद क्या होता है ना, एक जगह रहता है जिसको बोला जाता है जलियांवाला बाग। वो लोग सोचा कि हम लोग 13 अप्रैल को 1919 जलियांवाला बाग में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस दिन लोहरी फेस्टिवल था। लोहरी फेस्टिवल जानते हो ना, पंजाब में जो लोहरी होता है, लोहरी फेस्टिवल था। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो मेला में बहुत सारा औरत और बच्चे लोग भी आए हुए थे। तो फ्रीडम फाइटर्स लोग सोचा हम लोग भी इसी वक्त मेला का फ़ायदा उठा के अपना मीटिंग करके निकल जाएंगे। गवर्नमेंट को पता चलता है, वो लोग भेजते हैं आर्म, जनरल डायर। अब पीसफुली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पीसफुली वो लोग प्रोटेस्ट करके मीटिंग कर रहा था, मेला चल रहा था। जनरल डायर क्या करता है, चारों तरफ से घेरता है पब्लिक को, जो एंट्रेंस रहता है, एग्जिट रहता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और 10 मिनट तक फायरिंग करते रहता है। जो सामने है, चाहे वो मेल रहे, फीमेल रहे, छोटा बच्चा रहे, सबको गोली मार के ख़त्म। गोली से बचने के लिए वहाँ ना एक कुआं था, लोग उस कुएं में जम मार दिए। अब इतना लोग कुएं में जम मार दिया कि सफोकेशन से डेथ हो गया। तो ये हम लोग का नेशनल मूवमेंट में बहुत ही तकलीफ भरा ये मोड़ था। समझ में आ रहा है? जनरल डायर के बाद उसके बाद कमीशन बैठता है, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स लोग के अंदर ज़रा भी इंसानियत था नहीं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जनरल डायर से पूछा जाता है कि आपको अगर कोई छोटा बच्चा वहाँ रहता, तो जाहिर सा बात, अगर कोई बोलता वहाँ पे आपको कि नहीं हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आए, गोली मत चलाइए, तो क्या आप गोली चलाना रोक देते? तो जनरल बोलता हाँ ऑब्वियसली हम रोक देते। तो फिर बोलता है कि वो 2 साल का बच्चा आपको कैसे बोलेगा? तो तुम्हारे अंदर सेंस नहीं कि 2 साल का बच्चा वो क्या करने आया है वहाँ पे, जो तुम उसके ऊपर भी गोली चला दिए। तो ऊपर से देखो ब्रिटिशर्स लोग इतना गिरा हुआ लोग कौम है, इतना गिरा हुआ सिविलाइजेशन है, अपने आप को इतना वो लोग पढ़ा लिखा मानता है। इसके बाद इतना घिनौना काम किया। जनरल डायर जब वापस इंग्लैंड गया तो उसके लिए पार्टी रखा गया, उसके लिए फंड कलेक्ट हुआ है, इसको दो, मतलब महान काम करके आया है वो। जहाँ पे मासूम औरत और बच्चे लोगों को मारा गया था, उसके लिए वहाँ पे फंड कलेक्ट हुआ कि तुमको एज ए गिफ्ट दिया जाएगा कि तुम इंडियंस को मार के आ रहे हो। तो ये सुनकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट भड़क जाता है कि ये तो बहुत गलत चीज़ हो गया, एकदम नहीं होना था। समझ में आया? तो लोग भड़क जाते हैं और महात्मा गांधी उसी वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर देते हैं। ठीक है। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हेल्प करता है, वो था खिलाफत मूवमेंट। देखो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है तुर्की हार गया था, और तुर्की का जो उस वक्त रूलर था वो था खलीफा, इस्लामिक मुल्क का, इस्लामिक कंट्री का हेड रहते हैं। तो इंडियन जो मुस्लिम थे वो लोग को ये बुरा लगा कि इंग्लैंड जो है तुर्की से अपना पूरा पोजीशन छीन ले रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है। तो यहाँ पे जो दो फेमस भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। महात्मा गांधी थे, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को बढ़ाने का, तो महात्मा गांधी भी अपना हाथ बढ़ा देते और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर देते। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने का। तो देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, 4 सितंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोलकाता सेशन में, और रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाता है स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना। और डिमांड क्या था? टर्की को, सुल्तान को उसका स्टेटस वापस करो, जो पंजाब में कत्ल में साथ दिया है उसको पनिश किया जाए, और इंडिया को स्वराज दिया जाए, सेल्फ रूल दिया जाए, इंडिपेंडेंस दिया जाए। गांधी जी बोले कि हम लोग 1 साल के अंदर हम लोग को स्वराज मिल जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ये मूवमेंट का 2 पार्ट था, एक था पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक था नेगेटिव इम्पैक्ट।
नेगेटिव एस्पेक्ट था कि लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करो, कोई भी लेजिस्लेचर नहीं जाएगा, कोई भी कोर्ट लॉयर कोर्ट नहीं जाएगा, स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएगा, ब्रिटिश सामान नहीं खरीदेंगे, ब्रिटिश टाइटल जो है वो वापस कर देंगे। हम लोग के रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनको ब्रिटिश नाइटहुड का टाइटल दिया था। जलियनवाला बाग का इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स को वो टाइटल नाइटहुड का वापस कर देते हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, एज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवेबल ऑफ अनटचेबिलिटी, स्वदेशी मूवमेंट और ड्रिंक्स को, शराब को प्रोहिबिट करना। ये सब था प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन का। तो देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुआ और सक्सेसफुली चला। लॉयर्स लोग जो है कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम सीमा पे पहुंच गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो लोग बॉयकॉट कर दिए, अपना जो भी टाइटल्स था सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक ऐसा काम हो जाता है जिससे नेशनल मूवमेंट का स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। होता क्या है, यूपी का गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में झड़प हो जाता है। तो प्रोटेस्टर्स लोग क्या करते हैं ना, 22 पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला देते हैं और बाहर से आग लगा देते हैं। अब ये जो था ना, इससे महात्मा गांधी एकदम डिस्टर्ब हो जाते कि ये, क्योंकि उनको वायलेंस एकदम पसंद था ही नहीं। वो क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने की वजह से कुछ लोग जो है ना महात्मा गांधी से खफा हो गए, बोले क्या ज़रूरत था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करने का, हम लोग इतना अच्छा जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट महात्मा गांधी ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो कोई भी काम बिना मतलब का नहीं करते थे, वो दूर का सोचते थे। देखो ब्रिटिशर्स को मौका चाहिए था कि कब इंडियंस वायलेंट हो और हम लोग पकड़ के उसको एकदम मार के फेंक दे, मूवमेंट को वायलेंटली क्रश करके बंद कर दे, लेकिन ऐसा कोई मौका ब्रिटिशर्स को मिला नहीं। लेकिन ये चौरी चौरा इंसिडेंट के पास उन लोग के पास मौका आ गया कि भाई तुम लोग प्रोटेस्टर्स लोग वायलेंस कर रहे हैं, जिंदा जला दिया पुलिस वाले लोग को। अब जो वायलेंस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबको पकड़ के ब्रिटिशर्स सही से धोता। तो धुलाई होने से पहले ही महात्मा गांधी हाथ खड़ा कर दिए, बोले भाई मूवमेंट बंद, अभी हम लोग को मूवमेंट और नहीं करना है। क्योंकि उनको पता था अगर मूवमेंट कंटिन्यू हुआ तो ब्रिटिशर्स लोग पकड़ पकड़ के जितना भी लीडर्स है सबको मार देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो गांधी जी सस्पेंड कर देते हैं, बट गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता है। बोला जाता है आप भीड़ को भड़काए। 6 साल के लिए उनको जेल हो जाता है, बट 2 साल में ही उनको फिर छोड़ दिया जाता है वापस। क्लियर? अब देखो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा तरह से फेल नहीं रहा, ये नेशनल मूवमेंट को एक स्पीड अप दिया, बेस प्रोवाइड किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिला, ब्रिटिश का पावर को क्रश किया गया इंडिया में, लोगों में जोश और जज्बा बढ़ा, गरीब और जो नीचे जाति के लोग थे उन लोगों को इम्पोर्टेंस फील हुआ। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या होता है, गांधी जी जेल में थे, खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गया था क्योंकि टर्की में जो था डेमोक्रेसी आ गया था, तो वहाँ पे अब सुल्तान वाला कोई कॉन्सेप्ट, खलीफा वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो कांग्रेस में ना 2 पार्ट हो गया। अब एक लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना है, बाहरी से काम करेंगे, और एक पार्ट बोल रहा था, एक विंग बोल रहा था नहीं हम लोग को अंदर घुस के इलेक्शन लड़ना है और ब्रिटिशर्स को अंदर से चैलेंज करना है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो क्या होते हैं, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ये लोग के जो ग्रुप थे, ये लोग बोले हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर, ये लोग बोले थे नहीं हम लोग को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मिलकर कांग्रेस के अंदर में ही एक पार्टी फॉर्म करते हैं जिसका नाम रहता है स्वराज पार्टी, जिसका प्रेसिडेंट रहते हैं सीआर दास, मोतीलाल नेहरू रहते हैं सेक्रेटरी। ये लोग अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का। तो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर में ये लोग आउट ऑफ 105 47 सीट्स जीत जाते हैं और इतना सीट जीतते हैं कि स्पीकर को भी अपना ही पार्टी से बना लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना दिया जाता है उन लोगों को। लेकिन स्वराज पार्टी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है, बाद में वो फेल हो जाते हैं वो भी।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है साइमन कमीशन। 1927 में ना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है ना, साइमन कमीशन भेजता है इंडिया में। 3 फरवरी 1928 में बोला गया साइमन कमीशन की कि आप लोग जाइए और जाकर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कीजिए, चेक करिए क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है। अब देखो ये कमीशन बात कर रहा था इंडिया में रिफॉर्म्स के बारे में, और इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर थी नहीं। तो भाई आप इंडिया का ही रिफॉर्म्स के बारे में आप डिसीजन लीजिएगा, तो इसमें तो सब ब्रिटिश मेंबर्स लोग हैं, इंडियन मेंबर्स हैं कहाँ। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसके अगेंस्ट हड़ताल होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा, साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। वही एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय भी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर रहता है सॉन्डर्स, वो लाला लाजपत राय को सर में मारता है लाठी, जिससे उनको बहुत चोट लगता है और आगे चल के यही चोट से वो मर जाते हैं, डेथ हो जाता है। फिर उनका बदला लेता है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, वही सॉन्डर्स को गोली मार के। तो देखो साइमन कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था, बोला कि हम लोग को डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहिए। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बोला गया एक फेडरेशन बनाया जाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का। देखो उस वक्त इंडिया 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश इंडिया जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करता था, दूसरा था प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा राजवाड़ा लोग था और उन लोगों के थ्रू ब्रिटिश वहां पे रूल करता था। फिर बोला गया वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए, मतलब वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, और कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को कंटिन्यू करो, मतलब वही सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उसको कंटिन्यू करो। ये सब रिकमेंडेशन था। जाहिर सी बात है रिकमेंडेशन को सभी पार्टी जो है रिजेक्ट कर देते हैं। फिर नेहरू जी मतलब मोतीलाल नेहरू साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट को 1928 को मई में पेश किया जाता है। बोला जाता है कि इंडिया में एक फेडरल सेटअप बनाया जाए, जॉइंट इलेक्टोरेट्स हो जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए सीट्स रिजर्व हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है। ये बोले स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दो, अलग अलग स्टेट को, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। नेहरू रिपोर्ट सबमिट होता है 10 अगस्त 1928 को। महात्मा गांधी इसको बिग अचीवमेंट मानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात नहीं, वो हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ में आए? तो देखो अब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। तो देखो साइमन कमीशन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात किया गया है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि रूल इंडियन करेगा लेकिन हेड ब्रिटिश रहेगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बोला नहीं गया। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात किया गया पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, वो बात की है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ठीक है ना। तो गांधी जी अपना 11 डिमांड रखते हैं, बोलते हैं अगर ये ग्यारह डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये बोले हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। बोले कि आप सॉल्ट के ऊपर से टैक्स को हटाइए। पहले क्या था ना, सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली था, सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाएगा और कोई सॉल्ट नहीं बना सकता है, और प्लस सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी था। अब देखो सॉल्ट ऐसा चीज़ है जो अमीर गरीब सब यूज़ करता है। ऐसा है कि अमीर ज़्यादा यूज़ करेगा, गरीब कम यूज़ करेगा। सॉल्ट ऐसा है जो सब यूज़ करेगा। तो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था वो अमीर और गरीब दोनों को ही क्या करता था, तकलीफ देता था, परेशान करता था। तो देखो हम क्या बोले, महात्मा गांधी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो कोई भी चीज़ बिना मतलब का नहीं करते। वो देखो और भी कोई चीज़ के ऊपर वो रिवॉल्ट कर सकते थे, कपड़ा, खाना, सॉल्ट के ऊपर ही क्यों किए? क्योंकि सॉल्ट ऐसा चीज़ था जो गरीब भी यूज़ करता था, अमीर भी यूज़ करता था, हिंदू भी यूज़ करता था, मुस्लिम भी यूज़ करता था। समझ में आ रहा है बात? दलित भी यूज़ करता था, ब्राह्मण भी यूज़ करता था।
पढ़ा लिखा भी यूज़ करता था, गरीब भी यूज़ करता था। तो सॉल्ट पूरा इंडिया को यूनाइट करता था, साउथ में भी यूज़ होता था, नॉर्थ में भी यूज़ होता था, इसीलिए वो सॉल्ट को चूज़ किए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो सॉल्ट को मुद्दा बनाए। समझ में आए बात? तो वो अपना मार्च स्टार्ट करते हैं जिसको बोला जाता है दांडी मार्च। 24 मार्च 1930 को वो अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं। 12 मार्च 1930 को वो अपना साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं। दांडी में पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को सुबह सुबह वो सॉल्ट बनाते हैं सी वाटर से और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं और उसी से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो, जगह जगह सॉल्ट बनाओ ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना। हम लोग का देश का पानी है, ब्रिटिश अपने वहाँ से थोड़ी ला रहा है कि उससे पूछ कर बनाएंगे। अपने देश का पानी, अपने देश का धरती है, सॉल्ट बनाओ। दूसरा बोला गया फॉरेन शराब को बॉयकॉट करो, फॉरेन कपड़ा को बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, टैक्स मत दो। इस तरह से बोला गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तेजी से सब जगह फैलने लगा। ठीक है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि जिसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, इनका जो वॉलंटियर थे खुदाई खिदमतगार, ये भी जिसको रेड शर्ट्स नाम से जाना जाता था, ये भी बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। तो देखो गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स लेता है, खूब मारता है पकड़ के, 60,000 लोग को जेल में बंद कर देता है, खूब धुलाई करता है मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इंग्लैंड में, लंदन में। सब पार्टी को बुलाया जाता है कि आइए बात करेंगे बैठ के। कांग्रेस इसको बॉयकॉट कर देता है। तो कांग्रेस को बॉयकॉट करने के बाद, क्योंकि देखो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस था, जब कांग्रेस ही बॉयकॉट कर दिया तो मतलब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को और कोई मीनिंग रहा नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने से पहले महात्मा गांधी को बुलाते हैं लॉर्ड अर्विन, उस वक्त के जो वाइसरॉय रहते हैं, और उनसे बात किया जाता है, बात करते हैं और बात करके गांधी जी को बोलते हैं कि ठीक है हम आपका बात मान लेंगे, लेकिन आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, सेकेंड राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में। तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। एक पैक्ट साइन होता है, गांधी अरविंद पैक्ट, ठीक है। और गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है चलो हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे और नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ था वो पैक्ट में? बोला गया जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर है जिसको पकड़ा गया है मूवमेंट के दौरान उसको छोड़ा जाए। जितना भी कांग्रेस के लोगों का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हड़पा है वो प्रॉपर्टी वापस करे, ठीक है। लोग जो समंदर किनारे रह रहे हैं वो लोग खुद से सॉल्ट बनाने का परमिशन दिया जाए उन लोगों को। ये सब बात माना जाएगा तो गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी ना देखो उस वक्त क्या होता है, भगत सिंह का फांसी का सज़ा सुना दिया जाता है। तो बहुत कोई बोलते हैं गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी के सज़ा से बचा सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ट्राई नहीं किया, गांधी जी कोशिश किए, लेकिन लॉर्ड अरविंद जो है भगत सिंह को फांसी से नीचे नहीं उतर रहा था। रीज़न ये है ना, देखो 2-3 रीज़न था। पहला रीज़न ये था क्योंकि गांधी जी भी वायलेंस के अगेंस्ट थे तो उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं था। दूसरा, भगत सिंह खुद ही नहीं चाहते थे कि उनका फांसी रोका जाए, वो खुद चाहते थे कि उनको फांसी दिया जाए ताकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े, जोश बढ़े और वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट और लड़े। तो ऐसे नहीं कि गांधी जी के वजह से ही भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, नहीं, गांधी जी कोशिश किए लेकिन उनका भी कुछ लिमिटेशंस रहता है। ऐसे नहीं है कि वो जो है अपना पूरा का पूरा ताकत लगा दिए और गांधी जी रोक नहीं पाए। गांधी जी कोशिश किए बट नहीं हो पाया, भगत सिंह को फांसी फिर दे दिया गया, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गांधी जी जाते हैं वहाँ पे 1931 में। सब कोई वहाँ पे प्रेजेंट था, मुस्लिम लीग, गांधी जी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब कोई प्रेजेंट था। बट गांधी जी देखते हैं कोई यहाँ पे नेशन का बात, इंडिया का बात नहीं कर रहे,
मुस्लिम लोग अपना बात कर रहे हैं, पंजाबी लोग अपना बात कर रहे हैं, सिख, समझ में आ रहा है, शेड्यूल कास्ट वाले लोग अपना बात कर रहा है, नेशन का तो बात नहीं, इंडिया का कोई बात नहीं कर रहा है। गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आया, गांधी जी मूवमेंट को बीच से ही छोड़ के वापस आ जाते हैं। समझ में आया? इस मीटिंग को बीच से ही छोड़ के इंडिया वापस आ जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर ये ऑटोमेटिकली थोड़ा दिन बाद अपने आप ये बंद हो जाते हैं। अब देखो पूना पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट बिटवीन देखो 1932 में क्या होता है ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कम्युनल अवार्ड दे देते हैं, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो सिर्फ मुस्लिम सिख्स का था, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस का था, उसमें डिप्रेस क्लास मतलब शेड्यूल क्लास को भी ऐड कर देते। अब गांधी जी बोलते अगर शेड्यूल कास्ट को भी अलग से डिप्रेस क्लास में मतलब स्टेटस दे दिया गया तो हिंदू समाज तो बढ़ जाएगा, ऊंचा जातो नीचा जातो है तो सब हिंदू ही ना। अब यहाँ से अगर शेड्यूल कास्ट बोल के हिंदू को तो ब्रेक कर दिया जा रहा है, तो अलग से जो है उन लोगों को अगर ये दे दिया गया तो गांधी जी पसंद नहीं करते ये चीज़, और गांधी जी जो है फास्ट ऑन टू डेथ चले जाते हैं। अब B.R. अम्बेडकर खुश थे कि भाई हम लोग को रिजर्वेशन मिल गया, गांधी जी बोले नहीं रिजर्वेशन को हटाना पड़ेगा। अब जब गांधी जी का हालत एकदम ख़राब होने लगा, B.R. अम्बेडकर बोले अब हमको जाके गांधी जी से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो लोगों का गुस्सा मेरे ऊपर उतर जाएगा। तो फिर गांधी जी से बात करते हैं और पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट में बोला गया कि डिप्रेस क्लास लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोग का नंबर ऑफ सीट्स डबल दिया जाएगा, रिजर्वेशन कर दिया गया उन लोगों के लिए। समझ में आया बात? तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, लोगों में जोश जज्बा बढ़ा, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आया, एक हेल्दी लाइफ की तरफ लोग बढ़े, लोग गरीब पुअर अमीर गरीब सब पार्टिसिपेट किए इसमें। वुमेन लार्ज नंबर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो इसके बाद ना इसी दौरान बहुत सारा छोटा मोटा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जो है, सुखदेव, ये लोग जो है चलती ट्रेन से ब्रिटिश का खजाना लूट लेते हैं, ठीक है। फिर जो है छोटा मोटा बहुत सारा इंसिडेंट होता है। भगत सिंह जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ते हैं, फिर उनका अरेस्ट किया जाता है, फिर उनको फांसी दिया जाता है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनको भी लखनऊ का एलन पार्क में शूट कर दिया जाता है। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी बहुत सारा हुआ और उसको क्रश भी किया गया। समझ में आए? तो ये चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़े। ये सबको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। चलो वीडियो स्टॉप करके फोन दे दो।